Hello बच्चों, how are you all? I hope you are doing well. Welcome back to my YouTube channel Teaching Biology by Priyanka. तो today we will start the chapter number 8, Cell, the Unit of Life. तो हम 11th क्लास की बुक से स्टार्ट कर रहे हैं. तो मोस्टली वीडियोज़ अब आपकी रेगुलर बेसिस पे कोशिश करेंगे कि अपलोड हो और हम लोग अपनी प्रिपरेशंस करें. जो भी आपको डाउट है यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. तो टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो डीप लाइंस स्टडी करेंगे एनसीईआरटी की, क्योंकि एनसीईआरटी से बहुत सारे एग्ज़ाम्स में जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स होंगे आपके, चाहे वो आपके 11th क्लास के या फिर आपके नीट के, फिर अदर CU सेट के, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें बायोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं और डायरेक्टली वो एनसीईआरटी की ही लैंग्वेज को उठाकर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. तो अपनी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि पहले एक चैप्टर ख़त्म करेंगे, चैप्टर के बाद हम करेंगे PYQs. तो जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड PYQs आए होंगे वही हम सारे डिस्कशन करेंगे किसी भी एग्ज़ाम्स में, चाहे वो नीट में हो या फिर किसी भी अदर एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में. तो सो दैट आपका जो चैप्टर वो अच्छे से क्लियर हो जाए. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. काफ़ी टाइम से देखो पढ़ते हुए आ रहे हैं, 11th क्लास में आ गए हैं तो काफ़ी टाइम से पढ़ रहे होंगे अबाउट सेल. वी ऑल नो अबाउट सेल. सेल हम लोग 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं. सेल क्या है भाई? बैटरी वाला सेल नहीं है, बॉडी के सेल. क्योंकि अब हम वी आर टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजी, तो यहाँ पर हम सेल का दिमाग में मत भैया बैटरी वाला सेल. ऑब्वियसली उससे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं बैटरी वाले सेल से. बैटरी वाले सेल्स में क्या है भाई? वो भी पावर दे रहा है, किसी भी चीज़ को क्या बना रहा है, किसी भी चीज़ को एक तरीके से, किसी भी मशीन को वो ये बना रहा है कि वो मशीन एक्टिव है, चालू है, चल रही है. अगर आप किसी भी उसमें बैटरीज या सेल ना डालें तो वो क्या करेगी? वो चीज़ काम ही नहीं करेगी. मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी लाइफ ही नहीं रहेगी. सेम हमारी बॉडी में भी सेल का वही काम है. ये भी हमारी बॉडी में वही काम कर रहा है, यूनिट ऑफ लाइफ है. ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? लाइफ. भाई विदाउट सेल वी कांट एग्जिस्ट. और सेल प्रेजेंट ओनली इन लिविंग थिंग्स. तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? सेल्स प्रेजेंट है. और सेल क्या कर रहे हैं भाई? हमारी लाइफ को एक तरीके से भाई कंट्रोल कर रहे हैं कि विदाउट सेल हमारी लाइफ ही नहीं चलेगी. तो चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा है ये लाइन, हमारी क्या हमसे बोलना चाह रही है. When you look around you see both living और नॉन लिविंग थिंग्स. ऑब्वियसली हमने अपने चारों तरफ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स. अब ये भी जानते होगे आप कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को. लिविंग ऑब्वियसली कोई भी चीज़ है, ग्रोथ है, उसमें मूवमेंट है. और लिविंग है और अगर कोई चीज़ चल रही है. लिविंग कौन है आपको? कि जी हम हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जिसमें लाइफ है, जिसकी ग्रोथ हो रही है, जिसमें मूवमेंट है, लिविंग है. नॉन लिविंग थिंग्स में कोई ग्रोथ नहीं होती है और ना ही उसमें कोई मूवमेंट होता है. नो ग्रोथ, नो विजिबल ग्रोथ. आपने कभी देखा है कि अगर आपकी कोई टेबल है, वो ये बुक ही मान लो, आपकी बुक क्या ग्रोथ कर रही है? ऐसा तो है नहीं कि अभी ये एक बुक थी अभी ये 2 हो गई हैं, डिवाइड कर गई है. ऐसा तो नहीं होता ना. जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो एज इट इज़ जैसी है. तो सेम इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं हम. तो यू मस्ट हैव वंडर एंड आस्क योर सेल्फ. बिल्कुल पूछो, वॉट इज़ दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग. क्या ऐसी चीज़ है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बना रही है. वॉट इज़ दैट एन इनएनिमेट थिंग डज नॉट हैव मच अ लिविंग थिंग हैज़. यहाँ पर भाई साहब इनएनिमेट कुछ वर्ड्स ऐसे हैं इंग्लिश के जो इस तरीके से आपको पूछे जाएंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगा. इनएनिमेट का मतलब यहाँ पर है नॉन लिविंग थिंग से. ठीक है, एक एक वर्ड इसलिए आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चंस आ जाता है. यही वर्ड्स लिख देंगे जो हम लोग शायद इंग्लिश में इतने सारे एक वर्ड्स के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते और हमें आता हुआ भी क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमें उसका मतलब ही नहीं समझ में आया. इसीलिए आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन की जा रही है. तो आंसर क्या है भाई? क्या चीज़ ऐसी है जो डिफ्रेंशिएट कर रही है हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म से और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग और लिविंग में क्या कर रही है भाई? आंसर है आपका बेसिक यूनिट है आपकी लाइफ, द सेल इन ऑल ऑर्गेनिज्म. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसमें एक चीज़ प्रेजेंट है, दैट इज सेल. वही डिफ्रेंशिएट कर रहा है आपके लिविंग और नॉन लिविंग में. ठीक है, तो ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सेल से मिलकर बने हुए हैं. कुछ सिंगल सेल्ड है जिनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. बहुत अच्छे, यूनिसेलुलर. ठीक है, कुछ ऐसे हैं जिनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. तो यूनी और मल्टी के बारे में आपको पता ही होगा. यूनी सिंगल सेल्ड जो होते हैं जिसमें सिर्फ एक सिंगल सेल ही होता है
और मल्टी कौन होते हैं? मल्टी जो जिसमें भाई क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ होता है। ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल इन्वॉल्व होते हैं हमारे। तो मल्टी में कौन आ जाता है? सबसे पहले हम तो ह्यूमंस आ गए, ह्यूमन हो गए, एनिमल हो गए, वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और यूनी में हमने पढ़ा होगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है आपका? यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कि भाई आपका सेल क्या होता है। सेल के बारे में पढ़ेंगे, अभी भी सेल के बारे में पढ़ रहे थे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द असेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। ये कह रहे हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, जिसके पास सिर्फ एक सेल है, सिर्फ एक सेल है और कुछ नहीं है उसके स्ट्रक्चर में, वो भी एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीता है और असेंशियल फंक्शन जो है अपनी लाइफ के परफॉर्म करता है। एनीथिंग लेस देन स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। ये कह रहा है कि कोई भी ऐसी जिसके पास सेल नहीं है वो कभी भी इंडिपेंडेंट लिविंग को इंश्योर नहीं कर सकता। मतलब वही है कि अगर सेल है तो लिविंग है, सेल नहीं है तो लिविंग नहीं है। तो इससे ये पता चला कि भाई इसकी सेल एक ऐसी चीज़ है जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है आपके सभी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ये बेसिक सी क्या है, डेफिनेशन है सेल की, जो हम हमेशा से पढ़ते हुए आए कि सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड अ फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियसली आपको एक फंडामेंटल लाइफ प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रक्चर दे रहा है, फंक्शन दे रहा है। एक सेल ही यूनिसेलुलर में देखो फंक्शन कर पा रहा है और मल्टी सेलुलर में देखो एक स्ट्रक्चर भी तो प्रोवाइड कर रहा है ना हमको। ठीक है, तो ये थी हमारी सेल की डेफिनेशन। अब आती है बात हमारी कि भाई कुछ साइंटिस्ट हुए। एक साइंटिस्ट हुए एंटनी वॉन लीवन फर्स्ट सो डिस्क्राइब द लाइव सेल। अब देखो बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, हमने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, हमने बहुत अच्छे से ये पढ़ा है कि एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। पढ़ा है ना हमने, रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। ये अगर हम कभी हमसे पूछा जाता है ना हु डिस्कवर्ड द सेल, तो हम बोलते हैं कि रॉबर्ट हुक। नहीं जी, यहाँ पर एक डिफरेंस आता है। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। सबसे पहले देखा ही रॉबर्ट हुक ने था, बट डेड सेल में एक कॉर्क में उन्होंने देखा था। कॉर्क में माइक्रोस्कोप की हेल्प से उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था, उसकी हेल्प से देखा था कॉर्क में, तो वो डेड सेल था। तो सेल सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था, बट डेड सेल की डिस्कवरी की थी। लेकिन एक लाइव सेल, जिंदा सेल जिसमें लाइफ है, वो एंटनी वॉन लीवन हुक ने देखा था। तो ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, अगर वहाँ पर डिस्क्राइब्ड है डेड तो आप रॉबर्ट हुक बोलोगे, अगर वहाँ पर डिस्क्राइब्ड है लाइव तो आप वहाँ पर एंटनी वॉन लीवन हुक का ही नाम लिखोगे, टिक करोगे। तो ये क्वेश्चंस आते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो ये थे साइंटिस्ट। उसके बाद एक और साइंटिस्ट हुए। जब सेल की डिस्कवरी होगी तो भाई सेल की जैसे जैसे डिस्कवरी हुई, अब देखो एक चीज़ की डिस्कवरी हो गई है, अब लोग इतने उत्सुक हो गए कि भाई कुछ नई चीज़, अब उसको वो और डिटेल में पढ़ने लगे। तो जब उसकी और डिटेल में, तब तक माइक्रोस्कोप आ चुके थे, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हो चुके थे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की देखो डिस्कवरी हो गई थी, जिससे सारे स्ट्रक्चरल डिटेल सेल के पता चल गए थे। तो जब सेल की डिस्कवरी हुई तो उसी दौरान एक और साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो इन साइंटिस्ट का थोड़ा नाम याद रख लेना भाई। एंटनी वॉन लीवन हुक हो गए आपके ये रॉबर्ट ब्राउन हो गए, और ये रॉबर्ट हुक हो गए, और एंटनी वॉन लीवन हुक हो गए। भाई इनको याद कर लेना, पूछा जाता है, इससे रिलेटेड आ जाते हैं। अब चलिए, सेल के बारे में हमने डिस्कवरी कर ली। अब आई बात सेल थ्योरी की। अब सेल के ऊपर भाई थ्योरीज भी आने लगी कुछ। अब सेल की डिस्कवरी हुई है तो उसके बारे में लोग और पढ़ने लगे। तो अब दो साइंटिस्ट हुए, ये हो गए आपके 1838 में मैथियास कैलेडन, जर्मन बॉटनिस्ट थे, जो बॉटनिस्ट थे भाई, जर्मन बॉटनिस्ट किस पे काम करते हैं? प्लांट्स पे। बेसिकली प्लांट्स पे जो काम करते हैं उनको बॉटनिस्ट बोलते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स थे उनको ऑब्जर्व किया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल की स्टडी करी। उन्होंने देखा कि जो टिश्यू है वो किससे मिलकर बने हैं? सेल से। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म्स द टिश्यू। देखो, group of cells form the tissue group of tissue forms the organ, or group of organ forms the organ system, and organ system forms an organism। वो क्या बनाते हैं? एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं।
पूरा एक ऑर्गेनिज्म। तो ये पूरी चीज़ें ये हम काफ़ी टाइम पहले से जानते हैं, ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिक। तो इनको ये पता चला कि जब उन्होंने स्टडी करी कि भैया सेल से मिलकर बना है टिश्यू, जब वो प्लांट पे स्टडी कर रहे थे तो उनको पता चला कि भाई सेल से, जितने भी ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर टिश्यू बना है, प्लांट का टिश्यू। एट द सेम टाइम एक और साइंटिस्ट हुए, थियोडोरे सेक्वान। तो वो थे 1839 में। ये थे एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट किस पे काम करते हैं? एनिमल पे काम करते हैं। जो एनिमल पे रिसर्च कर रहे होते हैं, उसकी स्टडी कर रहे होते हैं। तो उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स की स्टडी करी। तो उन्होंने ये बताया कि भाई एक सेल है जिसके ऊपर ना एक थिन आउटर लेयर होती है, जिसको आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो he also concluded based on his studies on plant tissues that the presence of cell wall is unique character of plant cell. On the basis of this, Szechuan proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and product of cells. अब देखिए, अब क्या हुआ कि देखो, जो आपके थियोडरे थे उन्होंने बताया कि भाई एक आउटर लेयर होती है सेल के ऊपर, आउटर लेयर, ये दिस इज द आउटर लेयर सेल के ऊपर, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन मैथियास ने क्या बताया? मैथियास ने बोला कि भाई एक और वो चीज़ होती है कि उन्होंने ये भी कंक्लूड किया प्लांट टिश्यू में कि प्लांट के पास एक और यूनिक चीज़ होती है जो सिर्फ प्लांट के पास होती है, वो होती है सेल वॉल। ये सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है? ओनली ऑन प्लांट में। और ये उसके नीचे होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो अब इसके ऊपर ये तो है आपका एनिमल, सपोज करो एनिमल का, एक एनिमल का सेल है और ये आपका प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और आउटर मोस्ट कवरिंग होगी जिसको सेल वॉल बोला गया है, जो कि सिर्फ प्लांट सेल में होती है और एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती। तो दोनों ने मिलकर एक सेल थ्योरी को क्या किया? फॉर्मुलेट किया कि जितने भी सेल्स हैं वो किससे बने हैं? वो कंपोज्ड हुए हैं सेल से और उनके ही प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं। लेकिन अब उन्होंने ना क्या किया, उनकी थ्योरी क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए, उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि नई सेल्स कैसे बनेंगी। भाई आपने ये तो बोल दिया कि जितने भी सेल्स हैं, वो जितनी भी एनिमल और प्लांट्स जितने भी बने हैं उनकी बॉडीज़ किससे बनी है? सेल से मिलकर बनी है और उनके प्रोडक्ट ऑफ सेल से बनी, लेकिन नई सेल्स कैसे फॉर्म होगी वो तो उन्होंने एक्सप्लेन ही नहीं किया अपनी थ्योरी में, दोनों ने। तो फिर एक और साइंटिस्ट आए, ये जो एक और साइंटिस्ट आए ना, इन्होंने भैया बताया, रुडोल्फ वर्च्यू, इन्होंने एक्सप्लेन किया 1855 में कि सेल डिवाइड करती है। फर्स्ट एक्सप्लेन्ड उन्होंने ही बताया था कि सेल डिवाइड होती है और नई सेल्स को फॉर्म करती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। जो पुरानी सेल है, जो आपकी ये पुरानी सेल है, यही क्या करती है? डिवाइड करके 2 नई सेल्स बनाती हैं। ये जब हम आगे नया चैप्टर पढ़ेंगे ना सेल साइकिल, उसमें सब हम लोग पढ़ेंगे प्रोसीजर की सेल कैसे डिवाइड करती है, क्या क्या प्रोसीजर होता है। तो उन्होंने मॉडिफाई किया भाई कि जो स्केलेटन और सेजवान ने सेल थ्योरी दी थी फाइनल शेप को, तो सेल थ्योरी फिर उन्होंने ये ऐड की ये चीज़ कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, हम मानते हैं उसी से मिलकर बनी है। और ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो जितनी भी सेल्स अराइज होंगी वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होंगी। क्या हो रहा है भाई आज? प्री एग्जिस्टिंग सेल से होंगी। ठीक है, आया समझ में? तो इतना था सेल के बारे में और अबाउट दी सेल थ्योरी। चलिए थोड़ा सा आगे और पढ़ लेते हैं, ओवरव्यू हम पढ़ लेते हैं अपना सेल का, कि सेल का ओवरव्यू क्या है, सेल है कैसा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ओवरव्यू में हम क्या देखेंगे। ओवरव्यू में आप ये देखोगे भाई कि आपने देखो पहले पढ़ा होगा अनियन पील और ह्यूमन चीक सेल का अंडर माइक्रोस्कोप में, क्लास में 9th-10th में क्या आता है? एक्सपेरिमेंट कराते हैं। अनियन पील ले लिया या फिर ह्यूमन चीक सेल ले लिया, उसको माइक्रोस्कोप में दिखाएंगे कि वो किस तरीके से है, उनका स्ट्रक्चर वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो माइक्रोस्कोप में उन्होंने क्या देखा कि अनियन सेल है। अनियन सेल क्या है? प्लांट सेल है। अभी हमने पढ़ा है कि प्लांट सेल के पास क्या होता है भाई? एक डिस्टिंक्ट सेल वॉल होती है, उसकी आउटर बाउंड्री जस्ट विद इन इट इज सेल मेम्ब्रेन। तो उसकी जस्ट नीचे क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। तो आपने अनियन पील सेल में क्या देखा कि एक आउटर मोस्ट जो है बाउंड्री, वो है आपकी ये सेल वॉल, उसके जस्ट नीचे है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, द सेल ऑफ ह्यूमन चीक। अब ह्यूमन चीक सेल में क्या देखा हमने?
ह्यूमन चीक सेल में देखा कि हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। वो डिलिमिट कर रही है स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। डिलिमिट का मतलब क्या है कि अब इसने यहाँ पर ये बाउंड्री लगा दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जितनी भी बॉडीज प्रेजेंट होंगी वो विद इन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही होंगी भाई, ऐसा नहीं कि कुछ यहाँ पर भी प्रेजेंट है। तो डिलिमिट कर रही है, ये आउटर हो गई है। तो सिर्फ यहाँ पर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है किसके केस में, ह्यूमन चीक। और ह्यूमन चीक क्या है भाई, एनिमल सेल है। एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, एनिमल सेल या ह्यूमन सेल, उसके पास सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ प्लांट के पास सेल वॉल होती है। ये चीज़ याद रखना। इनसाइड ईच सेल इज़ अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, और उनके पास एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसको उन्होंने बोला है न्यूक्लियस। इनके पास क्या है, न्यूक्लियस है। तो अब सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो वो खुद भी कैसा होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है, डबल मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। अभी हमें डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाएंगे, एक एक ऑर्गेनल्स को डिटेल में पढ़ेंगे हम। उसके बाद आपका आ जाओ, उन्होंने बोला ठीक है, तो दिस न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए। यहाँ पर प्रेजेंट है आपके क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए। दैट इज़ आपका क्या है, वो जेनेटिक मटेरियल, जिसके अंदर आपकी सारी जीन्स की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। और ऐसी सेल्स दैट हैव अ मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियर आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, जिसके मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस होता है। ये देखो मेम्ब्रेन बॉन्ड है ना, उस वो बेसिकली किस में प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोट्स में, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। और जहाँ पर लैक ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड होती है, जहाँ न्यूक्लियस पे ये चीज़ प्रेजेंट नहीं होती, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ठीक है। ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। इन बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होती है, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ऑक्युपाइज द वॉल्यूम ऑफ सेल। अब ये सेल है ना, इस सेल के अंदर ये इस तरीके से, ये क्या है, ये कलर कर दिया, ये क्या है सेल के अंदर, ये है हमारा फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स है। इसी के अंदर सारी ऑर्गेनल्स होंगी, सारा चाहे उसके अंदर आपका जो भी सेल के अंदर प्रेजेंट होंगी बॉडीज़, वो सब प्रेजेंट रहेंगी, लेकिन एक लिक्विड मैट्रिक्स होगा, इसको हम बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म। इस तरीके से प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जो बोथ में होगा, जो आपके प्रोकैरियोट्स में भी होगा और आपके यूकैरियोट्स में भी होगा। द साइटोप्लाज्म क्या है, इज़ द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ इन बोथ एंड एनिमल प्लांट्स। तो यहाँ पर क्या होती है, केमिकल रिएक्शन जितनी भी होंगी सेल के अंदर, वो उसको लिविंग स्टेट में किसके अंदर होंगी, साइटोप्लाज्म के अंदर होंगी, और जिनको एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा जहाँ पर ये सारी रिएक्शंस क्या कर सके, फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा ताकि सारी केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो चुके। तो बिसाइड द न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल्स हैव, न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, अदर मेम्ब्रेन बाउंड, जो उनके ऊपर भी मेम्ब्रेन होंगे, जैसे कि उनको ऑर्गेनल्स बोला जाता है। तो ऑर्गेनल्स में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आपके, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, लाइजोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। और प्रोकैरियोटिक सेल में ये मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर या ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट होती, सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होता है, उस पर कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं होती, वो फ्री ऐसे ही होते हैं, वो दोनों सेल्स में मिलेंगे, प्रोकैरियोट्स में भी यूकैरियोट्स में भी, विद इन द सेल, ठीक है। दोनों सेल में राइबोसोम्स का वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं मिलते, वो टू और अदर ऑर्गेनेलीज में भी फाइंड होते हैं, दैट इज क्लोरोप्लास्ट के प्लांट्स में और माइटोकॉन्ड्रिया में और रफ ईआर में। आपको पता ही है राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। तो ये क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट्स होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है, और कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेसिकली राइबोसोम्स, रफ ईआर में। ये सारी चीज़ें हम एक एक स्ट्रक्चर इनका डिटेल में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से विद फिगर के साथ, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इट्स जस्ट अ ओवरव्यू कि सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में एक और अलग चीज़ प्रेजेंट होती है भाई, जिसका नाम है सेंट्रोजोम, जो कि सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। अब भैया सेल है तो सेल बहुत डिफरेंट साइज़ के भी होते हैं, शेप के भी होते हैं, एक्टिविटीज़ के भी होते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल भी दिया हुआ है आपका, माइकोप्लाज्मा हो गया, स्मॉलेस्ट सेल है, लेंथ होती है इतनी। और बैक्टीरिया सेल आपका जो होता है, बैक्टीरिया सेल जो होता है, देखो वो यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है, डिफरेंट सेल्स भी हैं, डिफरेंट सेल्स है, डिफरेंट फंक्शंस भी होते हैं उनके। रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है, राउंड भी होती है, बाइकॉनकेव भी है। वाइट ब्लड सेल्स देखिए अमोइबॉइड शेप में है।
कॉलमिनार है, ये लॉन्ग एंड नैरो एपिथेलियल सेल है, ये एनिमल सेल है जितने भी ह्यूमंस में प्रेजेंट होती हैं। नर्व सेल है, ये प्लांट सेल है। देखिए डिफरेंट डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट है एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये प्लांट में एक ही प्लांट के में प्रेजेंट, मतलब हर प्लांट में प्रेजेंट होगी, बट हर इन किसी का फंक्शन अलग है। मतलब कहने का ये है कि डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप है, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ है एंड डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। तो सबकी एक्टिविटीज़ कैसी है, डिफरेंट है। आरबीसी का काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी में, जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी में। वाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है, इन्फेक्शन, इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। देखो है तो सेल, लेकिन दोनों का काम कितना डिफरेंट है एक दूसरे से। ठीक है, तो यही सब है आपके डिफरेंट डिफरेंट सारी चीज़ों में। आगे नेक्स्ट जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम ये चीज़ पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस पढ़ेंगे डिटेल में अच्छे से। तो आई होप आपको आज का लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा हो। जैसे इंट्रोडक्शन टू सेल है चैप्टर, हमने आज इंट्रोडक्शन ही दिया है सेल का। कल हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पे। लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।